हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम आपके साथ संवाद कार्यक्रम में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले संवाद कार्यक्रम में हमने आपसे एक तो सामान्य चर्चा किया था। आपके बहुत सारी क्वेरीज थी, प्रश्न थे कार्यक्रम को लेकर, प्रोग्राम्स को लेकर, उनके संदर्भ में आपसे बातें हमने की थी। उसके बाद थोड़ा सा अनाउंसमेंट भी मैंने किया था, घोषणा भी मैंने की थी, और वो घोषणा आपकी जो डिमांड है, आपकी जो अपेक्षा थी मुझसे कि सर विश्व इतिहास में कुछ बताइए, प्लानिंग बताइए, क्लासेस कुछ दीजिए, तो उसके संदर्भ में हमने आपसे वादा किया था कि आगे आपको इस प्लेटफॉर्म पे विश्व इतिहास की कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी। और आपने देखा होगा उसके बाद हमने प्रयास किया और वो YouTube चैनल पर आपको प्रोग्राम्स मिलना शुरू हो गया है, और उसमें हमने आपके लिए गाइडलाइंस भेजी है कैसे काम करना है। कुछ टॉपिक पे हम आपसे बातें कर रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको अमेरिकी क्रांति के बारे में बताया कि सिविल सर्विसेज में अमेरिकन रिवॉल्यूशन को आप कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से पहलू हैं जिन पर आपको काम करना है मेंस में अच्छे नंबर पाने के लिए। उम्मीद है आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी, और उसका एक पहलू जो बनता है अमेरिकी उपनिवेशों की स्थापना, उस पर भी हमने आपसे बात कर ली है। आगे ऐसे ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स अमेरिकन रिवॉल्यूशन के और आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको मिलते रहेंगे। आप उनका लाभ उठाते रहें, आप जुड़े रहें, क्लास के माध्यम से समझते रहें बातों को, उनको फॉलो करते रहें, और जो भी आपकी और क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर उनको लिख सकते हैं। थोड़े समय बाद हम आपको एक नंबर भी प्रोवाइड करेंगे, आप उसके माध्यम से भी हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, और ये परंपरा हर संवाद कार्यक्रम में चलेगी आपके साथ। सामान्य कक्षाओं में मैं तो आपको पढ़ाता हूं, आप हमारे से प्रश्न करते हैं, लेकिन इस संवाद कार्यक्रम में, इस डायलॉग प्रोग्राम में, हर क्लास में, हर सेशन में हम आपसे एक प्रश्न करेंगे। पिछले जो डायलॉग प्रोग्राम में हमने एक आपसे प्रश्न किया था मैनिफेस्ट डेस्टिनी के बारे में। मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या थी और यह किस स्थान से संबंध रखती थी, ऐसा मैंने आपसे प्रश्न किया था। व्हाट इज मैनिफेस्ट डेस्टिनी? बहुत सारे छात्रों ने रिस्पांस किया, बहुत अच्छा लगा। आपने कमेंट बॉक्स में जाकर के जो उत्तर आपने दिए हैं उनको देखकर मुझे संतुष्टि हुई कि नहीं, थोड़ा बहुत आप भी अध्ययन कर रहे हैं। एक दो छात्रों ने और ज्यादा अपेक्षाएं की हैं, जैसे मैं एक छात्र का नाम लेना चाहूंगा। मनी नाम के एक छात्र हैं, बिहार बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जो अभी होने वाला है। 67th बीपीएससी का एग्जाम वो देने वाले हैं। उन्होंने ये बात उसमें लिखा है, आपने मनी इसका उल्लेख किया है, सर मैं आपकी कक्षाओं को फॉलो कर रहा हूं और बहुत लाभ ले रहा हूं। तो पहली बात तो ये है कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे कार्य को एप्रिसिएट किया, और इससे हमको भी प्रोत्साहन मिलता है। आप जब ऐसा लिखते हैं कि सर आपका प्रयास हमें लाभ पहुंचा रहा है, तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, हमारा जो डेडिकेशन है, हमारा जो संकल्प शक्ति है वो बढ़ जाती है कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कार्य करें। तो ऐसा आप करते रहिए। अन्य विद्यार्थी भी, यदि आपको अच्छा लगता है ये कार्यक्रम, आपको अच्छी लगती हैं हमारी कक्षाएं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को ज़रूर लिखें। उससे हमें भी ताकत प्राप्त होती है, बल प्राप्त होता है। आप अपने दोस्तों को भी बताइए, आप अपने फ्रेंड्स में लिंक को भी शेयर करिए, इस प्रयास को और मजबूती प्रदान करें। इसके अलावा भी मनी आपने अपेक्षा की है
कि सर और बहुत सारे प्रश्न जो बीपीएससी में हैं उनके लिए कुछ आप अपने लेक्चर्स दे दीजिए, ऐसा भी आपने अपेक्षा किया है। टाइम बहुत कम है मनी। आई थिंक आपका दिसंबर लास्ट वीक में एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। फिर भी मुझसे जो बन पड़ेगा, जो कक्षाएं बन पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस बीच के समय में आप तक अपनी बात इस मंच से पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही आप हमें एप्रिसिएट करते रहिए। आगे हम आपसे हमने जो प्रश्न पूछा था उसमें हमने ये बताया था, आपको ये कहा था कि आप अपना उत्तर देंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर हम भी अपना उत्तर लिख देंगे। अब हमने देखा बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बहुत जागरूक हैं। और उसके बाद ये भी कहा था इस टॉपिक को या इस प्रश्न को हम क्लास के माध्यम से आपको समझाएंगे। और जैसे मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया है कि ये जो संवाद कार्यक्रम होगा इसमें हम आपसे एक प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो पहले तो आपको मैनिफेस्ट डेस्टिनी समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद अंत में आपसे एक प्रश्न हम पूछेंगे, उसका उत्तर उसी प्रक्रिया के तहत आपको देना है। जो भी प्रश्न हम पूछेंगे उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे। थोड़े समय के बाद हम उसमें कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देंगे और आपको इसी संवाद कार्यक्रम के माध्यम से फिर विस्तृत ढंग से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न था और क्या उसका उत्तर है। आपसे प्रश्न पूछा गया था मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या थी और यह किस स्थान से संबंध रखती थी। क्वेश्चन था व्हाट वाज मैनिफेस्ट डेस्टिनी एंड वेयर डिड इट टेक प्लेस। ये किस स्थान से संबंध रखती थी। तो पहले हम मैनिफेस्ट डेस्टिनी को समझेंगे, ये क्या थी। पहला प्रश्न तो यही है। और दूसरा जो है वेयर डिड इट टेक प्लेस, आप सभी ने बहुत सही उत्तर दिया है। इसका संबंध अमेरिका से था, यानी एक प्रकार से यह मुद्दा विश्व इतिहास से जुड़ा हुआ है और विश्व इतिहास से भी जो अमेरिका का इतिहास है वहां से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज मैनिफेस्ट डेस्टिनी। पहले शब्द को ही देख लेते हैं। मैनिफेस्ट, दो शब्द है इसमें, मैनिफेस्ट और दूसरा शब्द है डेस्टिनी। अब मैनिफेस्ट का मतलब है सुस्पष्ट, अगर हिंदी में उसको देखें हम तो इसका अर्थ है सुस्पष्ट। यानी आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं टू शो समथिंग क्लियरली, किसी चीज को बहुत अच्छे से स्पष्ट करना, टू एक्सप्रेस समथिंग वेरी क्लियरली, ऐसा आप कह सकते हैं मैनिफेस्ट का अर्थ। इसके बाद एक शब्द है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब हिंदी में हम लोग लेते हैं भाग्य, नियति। अब जो नियति है, भाग्य है, ये इसके बारे में एक बात समझना है कि जो नियति है, भाग्य है, वो बदलता नहीं है, वह स्वतः हो जाता है ईश्वर की मर्जी से। जैसे हम भारत के लोग अपनी संस्कृति में जो विश्वास करते हैं, बहुत ही भाग्यवादी हैं हम लोग। जैसे अक्सर हमने देखा है किसी बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो अक्सर हमने देखा है, ऐसा हमने फील किया है। आरंभ में कुछ थोड़ी बहुत सोच हम लोगों की भी ऐसी रहती थी, क्योंकि हम भी इसी समाज के हिस्से हैं। अक्सर जब सिलेक्शन नहीं होता है तो लोग कह देते हैं भगवान ने ही हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, ईश्वर ने ही हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। कुछ कहेंगे कि भाई पहले ही ज्योतिषाचार्य ने बता दिया था कि हमारे हाथ में लकीर नहीं थी। हम कर्म पर विश्वास कम करते हैं। और सही बात तो क्या है कि अगर हम असफल हुए हैं तो हम अपने कार्य को देखें, क्यों असफल हुए हैं, और कार्य में जो कमियां रह गई हैं अगर उनको हम दूर करें तो निश्चित तौर पे हमें सफलता प्राप्त होगी। तो नियति और भाग्य शब्द आपसे अच्छा कौन समझता होगा।
नियति, भाग्य का मतलब आप ऐसा कहेंगे अनचेंज्ड, जो बिल्कुल फिक्स्ड है, ऐसा होना ही होना है। तो दो शब्द मिलकर के ये जो शब्द है वो बनाया गया था अमेरिकी इतिहास में। अब उसको समझना है कि मैनिफेस्ट डेस्टिनी एग्जैक्टली अमेरिका के इतिहास में कौन सी भावना है, कौन सी नियति है, कब आ रही है, कहाँ इसका प्रयोग हो रहा है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग कब हो रहा है, उसका प्रभाव अमेरिकी इतिहास में क्या पड़ता है, और तो इन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। अब मैनिफेस्ट डेस्टिनी को समझने से पहले आपको जो क्लास में हम बता चुके हैं, अमेरिकी क्रांति के सारे पहलुओं को हम इस मंच के माध्यम से आपको दे चुके हैं, और उपनिवेशों की स्थापना आपने जो पहले पढ़ा होगा, इसी मंच से हमने वो क्लास प्रोवाइड कराई है। एक पहलू अमेरिकन रिवॉल्यूशन का उपलब्ध कराया है, उसको आपने देखा होगा। तो पहले उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा इस मैनिफेस्ट डेस्टिनी को समझने के लिए। जैसे आपने देखा कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन वास्तव में एक फ्रीडम स्ट्रगल था, एक स्वतंत्रता संग्राम था, और जिसमें ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों ने इंग्लैंड के खिलाफ आजादी का बिगुल बजा दिया था। आजादी का जो ये बिगुल बजा, इसकी आइडियोलॉजी में, इसकी विचारधारा में, और जीतने के बाद जो लोगों ने अपनी व्यवस्था बनाई अमेरिका में, वो बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तनकारी था। बिल्कुल इन्होंने बदल के रख दिया। पहली व्यवस्था में बहुत रैपिड चेंजेस इन्होंने किए, बड़ी वाइड चेंजेस इन्होंने किया, बड़ी व्यापक परिवर्तन इन्होंने किया। इसलिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को अमेरिकी क्रांति हम कहते हैं। अब ये जो हमारे 13 उपनिवेश हैं, जिसमें आपने देखा न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया, ये आपके ओरिजिनल, पेंसिल्वेनिया, इनके बारे में विस्तृत हम बातचीत कर चुके हैं। ये वास्तव में जब अमेरिकी क्रांति हुई, उपनिवेश जो आजाद था, तो अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति है वो यही है। लेकिन आज के मानचित्र को आप देखिए, आज के मानचित्र को देखिए कैसे ये पूरा का पूरा अमेरिका, ये ओरिजिनल पार्ट है। ये जो आप अभी आपने 13 कॉलोनी देखा है, ये पार्ट है। अब इतना बड़ा कैसे बन जाता है, इतने बड़ा भौगोलिक विस्तार कैसे हो जाता है, इसको समझना है। मैनिफेस्ट डेस्टिनी इसी भौगोलिक विस्तार के पीछे जो माइंडसेट है, जो भावना है, उसको व्यक्त करता है। मैनिफेस्ट डेस्टिनी वह भावना है, अमेरिकन्स का वह माइंडसेट है, जिसके तहत वो अपना क्षेत्रीय प्रसार करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार करते हैं, और अपनी सीमाओं के बाहर जाकर के, उपनिवेशों की सीमाओं के बाहर जाकर के दूसरे के क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और परिणाम क्या होता है, आज हमें इतना विस्तृत अमेरिका दिखाई देता है। अलास्का का पार्ट आप ये यहाँ पर लगा हुआ है, हवाई द्वीप ये लगा हुआ है, और पूरा ये आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप देख रहे हैं, ओरिजिनल यहां तक है। अब इसको कैसे ये भावना आ रही है, मैनिफेस्ट डेस्टिनी नाम क्यों पड़ा और कब पड़ा, इन्हीं बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारे उपनिवेश स्थापित हुए हैं आजादी के बाद इसके यहां पर बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं। जैसे हमने आपको क्लास में बताया है कि जो उत्तरी राज्य हैं, यहां औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा होता है। जो दक्षिणी राज्य हैं, यहां एग्रीकल्चर का विकास बहुत ज्यादा होता है, और बड़ी संख्या में यूरोपियंस यहां आकर बसने लगते हैं। इंग्लैंड से स्वतंत्र हो चुके हैं ये उपनिवेश, तो यहां की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। एक अनुमान के तहत अगर आप देखें कि 1800 में जो 5 मिलियन आबादी थी,
यानी लगभग 50 लाख, 5 मिलियन का मतलब 50 लाख, वो 1850 में जाकर के लगभग 23 मिलियन हो जाती है। यानी आबादी बहुत बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो औद्योगिक विकास हो रहा है और जो कृषि का विकास हो रहा है, अब इसका भी प्रभाव पड़ता है। जो उपनिवेश है या औद्योगिक क्रांति की परिणाम स्वरूप अब कच्चे माल की भी आवश्यकता है, लेबर्स की भी आवश्यकता है, और जो माल आया है, जो बना है प्रोडक्ट, उसके लिए बाजार की भी आवश्यकता है। जो यहाँ के कृषि का विकास हो रहा है, इनकी भी भूमि की आवश्यकता है। बड़ी पैमाने पर निग्रो दास लाए जा रहे हैं और उनसे खेती कराई जा रही है, तो लैंड फार्म की आवश्यकता है। तो ये जो नया अमेरिका आया है, इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां पर आप देखिए, ये लुइसियाना आपका है, ये प्रांत है लुइसियाना। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो पिंक कलर में है, लाइट वायलेट है, इसको जो आप देख रहे हैं, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस से ही प्राप्त हो गया था। 1783 में जो अमेरिकी उपनिवेश और इंग्लैंड के मध्य जो संधि हुई थी पेरिस में, उसके तहत ये क्षेत्र मिल चुका था। तो उपनिवेश जो है उनका विस्तार हो रहा है, 1783 में ही हो रहा है। उसके बाद 1803 में ये लुइसियाना को परचेज कर लिया है, ब्रिटिश उपनिवेशों ने परचेज कर लिया है फ्रांस से। किससे परचेज किया है? फ्रांस से। और उस समय जो जेफरसन हैं राष्ट्रपति, उनके समय में यह काम हो रहा है। जेफरसन के समय में यह काम हो रहा है। तो अब क्या है कि लोगों को यह छूट मिला। 1803 की ये घटना है, ये क्षेत्र पहले से आ रहा है कि लोगों को यहां बसने के लिए कहा गया कि आप यहां जाए और यहां सेटलमेंट्स करें, आप अपनी बस्तियां बसाएं। बहुत बड़ा क्षेत्र था, आबादी तो सीमित थी, कुछ लाख की है, अब ये भी कुछ करोड़ हुई है, सीमित है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो बसने के लिए उत्साहित किया गया। तो एक प्रकार का माइंडसेट होता है, ये जो उपनिवेश है, ये उपनिवेश जो है, इधर लोग जा रहे हैं, ईस्ट वेस्ट, इसको वेस्टर्न फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न फ्लो कहते हैं। आप इसको पश्चिमी प्रवाह कह सकते हैं, पश्चिमी प्रवाह। तो ये धीरे धीरे पश्चिमी प्रवाह की मानसिकता वहां तीव्र होती जा रही है, उपनिवेशों की आवश्यकता बढ़ रही है, माइंडसेट भी उसी हिसाब से हो रहा है। ट्रीटी के माध्यम से ये क्षेत्र आ गया है, इसके बाद आपका लुइसियाना आ गया है, आगे आपके और प्रांत शामिल हो जाते हैं। विस्कॉन्सिन शामिल हो जाता है, आयोवा शामिल हो जाता है, आयोवा शामिल हो जाता है, विस्कॉन्सिन शामिल हो जाता है। तो ये धीरे धीरे ऐसी भावना हो जाती है कि पश्चिम की ओर प्रवाह के लिए एक माइंडसेट हो जाता है। लोगों ने ये कहना शुरू किया, ये जो पश्चिम की ओर प्रवाह है, वेस्टर्न फ्लो है, इसे पश्चिमी प्रवाह कहते हैं। पश्चिमी प्रवाह, बड़ी पैमाने पर लोग पश्चिम की ओर जा रहे हैं। और ये जो उपनिवेशों की स्थापना से बाद जो 1783 में आपने देखा, आपने उसके बाद 1803 में देखा, और 1840 तक आते आते ये जो पश्चिमी प्रवाह की भावना है, ये बहुत मजबूत हो जाती है। और उसी समय 1840 के दशक में एक शब्द गढ़ा गया अमेरिकी इतिहास में, जिसकी चर्चा आज भी होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जो अमेरिका आया है, उसमें इस माइंडसेट का बड़ा ही योगदान है। कैसे, उसको थोड़ा सा हम लोग अभी देखेंगे। 1840 में ये माइंडसेट
बिल्कुल स्थापित हो जाता है और एक शब्द गढ़ा जाता है। वह शब्द है मैनिफेस्ट डेस्टिनी का। मैनिफेस्ट डेस्टिनी। एटीन 1845 में एक समाचार पत्र था। समाचार पत्र का नाम है द डेमोक्रेटिक रिव्यू। पहली बार इसमें द डेमोक्रेटिक रिव्यू में मैनिफेस्ट डेस्टिनी शब्द आता है। उसी साल एक और न्यूज़पेपर है, उसका नाम है द न्यूयॉर्क मॉर्निंग न्यूज। द न्यूयॉर्क मॉर्निंग न्यूज में भी ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब मैनिफेस्ट डेस्टिनी वास्तव में है क्या? अगर इसको आप कंक्रीट फॉर्म में डिफाइन करें तो यह एक माइंड सेट था, एक भावना थी अमेरिकी लोगों की जो पश्चिम की ओर बसने के लिए प्रेरित कर रही है, पश्चिम की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रही है, और यहां सेटलमेंट्स के लिए। तो पश्चिमी प्रवाह को ही मैनिफेस्ट डेस्टिनी का नाम दिया गया। इसमें एग्जैक्ट क्या था, जैसे दो शब्द आपको बताया हमने। एक तो मैनिफेस्ट का मतलब है टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली, बहुत माइंडसेट उनका क्लियर है। दूसरा हमने डेस्टिनी शब्द था, नियति शब्द था, यानी भाग्यवादी। अब ईश्वर की इच्छा है। जब कहते हैं भाई कोई व्यक्ति, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि फला व्यक्ति नियतिवादी थे, यानी नियति का मतलब ये था कि ये फिक्स्ड है, ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, हम चाह कर भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अमेरिकी लोगों के अंदर ये भावना आई कि भाग्यवश, क्या भावना आई कि भाग्यवश यानी ईश्वरीय इच्छा के अनुसार भविष्य में, इन फ्यूचर, भविष्य में अपनी आवश्यकताओं के लिए हम अपने पड़ोसी क्षेत्रों में विस्तार करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, भाग्यवश यानी अमेरिका भाग्यवश भविष्य में अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा, और इसी भावना को मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा गया अमेरिकी इतिहास में। तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी एक प्रकार का माइंडसेट था जो आपने समझ लिया। अब हम लोग ये समझेंगे कि अमेरिकी इतिहास में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब प्रभाव में हम देखेंगे पहला तो यही देखेंगे कि बड़ा विस्तारित अमेरिका हमारे सामने आ जाता है। आधुनिक अमेरिका जो इतना बड़ा साम्राज्य के रूप में हमारे सामने है, इतने बड़े राज्य के रूप में हमारे सामने है, तो एक विस्तृत राज्य स्थापित हो जाता है, एक बड़ा राज्य, एक विस्तृत राज्य यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापित होता है। इसको आप ऐसे देखिए, ये ओरिजिनल कॉलोनीज हैं, 13 ओरिजिनल, जिनके नाम यहां आपने देख लिया है, और एक क्लास भी हमने आपको इस प्लेटफॉर्म पर दे रखी है। उसके बाद कैसे ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा ये क्षेत्र मिलता है, कैसे लुइसियाना को परचेज किया जाता है, ये आपका रेड रिवर बेसिन है। तो यहां पर आप देखेंगे ज्योग्राफिकल मैप में जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी के पश्चिम की ओर बढ़ने की भावना जो है मैनिफेस्ट डेस्टिनी। धीरे धीरे ये ब्रिटेन से भी समझौता करके ट्रीटी कर लेते हैं और ओरेगन का क्षेत्र इनको मिल जाता है। बाद में ये जो मैक्सिको से ये टेक्सास का अधिग्रहण कर लेते हैं। धीरे धीरे जो है एक मैक्सिको से टकराहट भी होती है और मैक्सिको से युद्ध भी होता है, और एक संधि होती है। उस संधि को आप लिख सकते हैं, संधि है गुआडेलुप हिडेल्गो।
हिडेल्गो, गुआडेलुप हिडेल्गो, ये एक ट्रीटी है, ये एक ट्रीटी है, उसको आप लिख सकते हैं। मैं यहां साफ साफ लिख देता हूं, गुआडेलुप हिडाल्गो। जब ये पश्चिमी प्रवाह की भावना चली तो मैक्सिको से टकराहट हुआ और युद्ध होता है। अंततः इस संधि के माध्यम से 1848 में ये संधि हुई है। इस संधि के माध्यम से मैक्सिको से ये क्षेत्र अमेरिका को प्राप्त हो जाता है, जिसमें आप न्यू मैक्सिको का क्षेत्र है, नेवादा का क्षेत्र है, उताहा है, इसमें शामिल है, ये सब क्षेत्र इसमें शामिल है, वो आप देख सकते हैं। बाद में ये अलास्का 1867 में शामिल होता है। तो इस तरह से सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है मैनिफेस्ट डेस्टिनी की भावना का, एक विस्तृत राज्य स्थापित हो जाता है। दूसरा, अभी अभी हमने बताया कि एक मैक्सिको से युद्ध भी इसी का परिणाम है। मैक्सिको से युद्ध 1848 में, और जिसमें संधि होती है, गुआडेलुप की संधि होती है 1848 में, और बड़ा क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र प्राप्त होता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। तीसरा जो है वो थोड़ा अमानवीय दृष्टि से संबंध रखता है, मानवीय नहीं है। जो इस प्रवाह में क्या हुआ कि जो लोग वहां पहले से बसे हुए थे, जो वहां के मूल निवासी हैं या अन्य लोग जो पहले थोड़े बहुत जाकर बस चुके हैं, उनकी बस्तियां हैं, उनके साथ बहुत ब्रुटल ट्रीटमेंट होता है, बहुत बुरा व्यवहार होता है, उनको उजाड़ दिया जाता है, उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं इसका प्रभाव ये हुआ कि वहां के जो मूल निवासी हैं, वहां के जो मूल निवासी हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ। अमेरिका के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन वहां के जो मूल निवासी हैं उनके लिए ये बात ठीक नहीं हुई, उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया गया, गलत व्यवहार उनके साथ किया गया। चौथी बात आप ऐसा कह सकते हैं कि जब बहुत सारे राज्य मिले, बहुत सारे क्षेत्र मिले, तो बहुत सारे राज्य भी आए, और इन राज्यों में अब एक बात और पैदा हुई कि ये राज्य उत्तरी राज्यों के समान औद्योगिक विकास में शामिल होंगे या कृषि के विकास में शामिल होंगे दक्षिणी राज्यों के समान। एक प्रथा वहां पर थी जो दक्षिणी राज्यों की विकास में बहुत महत्वपूर्ण थी, और वो थी दास प्रथा, स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा। और दास प्रथा को लेकर के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों में बहुत ज्यादा मतभेद थे। अब जैसे जैसे ये राज्य बढ़ रहे हैं, तो अब ये बात भी सामने आ रही है कि यह राज्य दास प्रथा का समर्थक बनेगा या दास प्रथा का विरोधी बनेगा। अब दास प्रथा का समर्थक है तो दक्षिणी राज्यों के करीब है, और अगर वो दास प्रथा का विरोधी है तो वो उत्तरी राज्यों के करीब बनेगा। और इस प्रकार से पूरा का पूरा अमेरिका दो भागों में बढ़ जाता है। परिणाम क्या होता है, आपने अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। विश्व इतिहास का एक विषय है अमेरिकी गृह युद्ध, बहुत विस्तार से उसकी चर्चा होगी। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा मैनिफेस्ट डेस्टिनी है, ये आगे चल करके सिविल वार, गृह युद्ध में योगदान करता है, गृह युद्ध में योगदान करता है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या है और उसका अमेरिकी इतिहास में क्या प्रभाव पड़ता है। मैनिफेस्ट डेस्टिनी भावना इतनी प्रबल थी कि एक उसका एलोगोरिकल डिपिक्शन हुआ, एक प्रतीकात्मक चित्रण किया गया पूरे अमेरिका, बहुत ज्यादा प्रसारित हुआ। उसको बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसको देखिए, आप इस पिक्चर को देखिए। इसमें आप देख रहे हैं
ईस्ट वेस्ट, ये कैसे लोग अपने साधनों के साथ घोड़े कैसे वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं, ये पश्चिमी प्रवाह को दर्शाता है। और ये जो चित्रण हुआ है ये 1872 में एक चित्र बनाया गया था, और ये चित्र बनाया गया था जॉन गास्ट के द्वारा, जॉन गास्ट के द्वारा। बहुत ही पॉपुलर हुआ, इसको ध्यान से देखिए, पश्चिमी प्रवाह को अभिव्यक्त करता है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां भी ये भी ऐसे ही एक पिक्चर है, इमेज है। इसमें आप देखिए यह औद्योगिक विकास को दर्शाता है, कैसे लोग जा रहे हैं पश्चिम की ओर, कैसे सेटलमेंट्स हो रहे हैं उन क्षेत्रों में। ये मैक्सिको से दिखाया गया है, और मैक्सिको के लोग इस पश्चिमी प्रवाह से चिंतित हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है, संधि होती है, और उसको आगे हम लोग दूसरे अध्याय में भी पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखिए ये पश्चिमी प्रवाह, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको दिख रहा होगा, एक महिला का चित्र है, एक महिला का चित्र है। और ये जो महिला का चित्र है ये उस समय जो स्वतंत्रता की देवी आप कह लीजिए, जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उसका एक प्रतीक है ये। और उनका ये चित्र दिया गया है, पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं। इनके हाथ में दो चीजें हैं, एक तो बुक है और एक ये टेलीग्राफ के लिए एक वायर है, एक तार है, ये जो इनके हाथ में है। इस पर आप ध्यान दीजिए। ये जो बुक है ये इनलाइटनमेंट को दर्शाता है, प्रबोधन को दर्शाता है। यानी जो विकास, जो इनलाइटनमेंट अमेरिकी उपनिवेशों में हुआ है उसका पश्चिम की ओर ले जाना। यानी इनका ऐसा भी कहना है कि हम उधर जा रहे हैं, ये हमारी नियति है, अब क्या करें, ये हमारे भाग्य में है, अपनी आवश्यकता है तो हमको कब्जा करना है, और वहां जा रहे हैं तो इनलाइटनमेंट करेंगे, हम डेमोक्रेसी को ले जा रहे हैं, हम ऐसा वो कह रहे हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम ले जा रहे हैं, उद्योगों का विकास वहां हम करेंगे, लोगों का भला उसमें होने वाला है। तो ऐसी भावना। दूसरी जो ये है, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को भी उधर जाने की ओर संकेत करता है। तो ये एक प्रकार से आपने पूरी तरह से समझ लिया कि मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और ये कहाँ से संबंध रखती है, अमेरिका से संबंध रखती है, इसके क्या प्रभाव पड़े अमेरिकी इतिहास में, ये भी आपने समझ लिया है। अब हम लोग आगे का जो एक परंपरा हमने स्थापित कर दी है, जिसमें आप सहभागी बने, आप सब आए और जुड़े, उन प्रश्नों को से संवाद करें जो हम यहाँ से पूछते हैं। आगे हमने आपसे वादा भी किया है कि आंसर फ्रेमिंग के लिए भी हम शेड्यूल बनाएंगे। पिछली चर्चा में हमने आपको बताया था, एक तो विश्व इतिहास की बड़ी डिमांड आपने की, फोन कॉल्स भी हमारे पास में आए, मैसेज हमारे आए, पुराने छात्रों ने मैसेज किया हमारे पास, और हमने उसके लिए कार्यक्रम बनाया, वो आप तक पहुंच चुका है। उसी में हमने एक परंपरा प्रश्न पूछने की शुरू की कि आप हमारे से पूछते हैं क्लास में, हम आपसे यहाँ मिलेगा पूछेंगे और आपको बताएंगे भी। आगे जो आंसर फ्रेमिंग का कार्यक्रम है, थोड़ा सा समय बढ़ने दीजिए, जुड़े रहिए। हम यहाँ से फ़ोन नंबर जारी करेंगे, जो भी प्रश्न आपका आएगा मेंस लेवल का, उसका जवाब हम यहाँ से देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप और अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए। ये जो कार्यक्रम है इसका लिंक आप शेयर करिए और हमें भी प्रोत्साहित करिए, जैसे मनी जी ने किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे बीपीएससी में सर बहुत हेल्प मिल रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस में कमेंट हैं बीपीएससी वालों के, खास तौर से मैसेजेस हैं हमारे पास में, और उनकी बहुत चर्चा करने का यहाँ स्कोप नहीं है। बस प्रतीकात्मक रूप से हमने एक बच्चे की चर्चा की है। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आप सब तैयार हैं प्रश्न लिखने को? प्रश्न लिखने के बाद क्या करेंगे? बहुत हमने देखा कि कभी कभी क्विक रिस्पांस आ जाता है। इधर हमने आपको प्रश्न पूछा, उधर से नीचे लिख के आ जाता है, तो कभी कभी डाउट हो जाता है। डाउट ये हो जाता है कि ऐसा लगता है कि आपको प्रश्न जैसे मिला, आपने गूगल सर्च किया और वहां पर लिख दिया। अरे भाई, थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालो माय डियर स्टूडेंट्स। किताबों को साथी बनाइए। किताब जो है उनको
बहुत ध्यान से पढ़िए, उनमें आप साधना करिए। किताबें साधना करने की वस्तु हैं, उनको आप पढ़िए, खोजिए कि किस टॉपिक में है, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री किया है, किस टॉपिक में है, अमेरिका में है, फ्रांस में। इसी बहाने सारे टॉपिक को आप देखेंगे, पन्नी पलटिए आपको देखेंगे अपने आप में बहुत सारे विकास हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों का। और जब ना मिले अंततः आप देख लीजिए, समझाने के लिए हम यहाँ उपलब्ध हैं, विस्तार से समझाएंगे। कोई भी सोशल मीडिया, गूगल तो आपको नहीं समझा पाएगा इस तरह से, लाइव लेक्चर्स तो आपको नहीं दे पाएगा। आपको थोड़े से शब्द वहाँ मिल जाएंगे, लाइव आप हमारे साथ समझिए। तो अगला प्रश्न हम आपको देने वाले हैं, क्या करेंगे आप? नंबर 1, आप उसमें कमेंट में अपना उत्तर लिखेंगे। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप उसको एप्रिसिएट करिए, जैसे मनी जी ने किया। अच्छा हमें लगा, हम आपसे कह रहे हैं, हमको भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है, हमको भी इस मंच से जुड़ने का एक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। आप ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित तौर पे हम बहुत अच्छे ढंग से आपके लिए कार्य यहाँ से करने का प्रयास करेंगे। तो आप नीचे जाके उत्तर लिखेंगे और लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में हम थोड़े समय के बाद हम आपको एक वीडियो क्लास के माध्यम से उसको समझाएंगे और फिर नया प्रश्न, नई घोषणा, नई चर्चा के साथ हम तीसरे संवाद कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तो आइए हम लोग आज के प्रश्न को लिख लेते हैं। आज का प्रश्न है, लेटर दी कैचे। क्या था और यह किस देश से संबंधित था? तो आज का प्रश्न है, लेटर द कैचे क्या था और यह किस देश से संबंधित था? यहां पर लेटर द कैची को लेकर के कुछ सीनियर बच्चे इसके उच्चारण को लेकर के सशंकित हो सकते हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्राप्त होता है, वो मैं जब इस क्लास को लेंगे तो उसके रीजंस भी बताएंगे। अभी आप ऐसा ही समझें, ऐसा ही बोले जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है? अब इस प्रश्न को हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लेटर द कैचे क्या था? व्हाट वाज लेटर द कैचे? लेटर द कैचे क्या था? यह किस देश से संबंधित था? Which country did it belong to? सबने प्रश्न लिख लिया होगा। अब आपको क्या करना है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना। जल्दबाजी नहीं करना है। मान लेते हैं आपको उत्तर नहीं आता है तो आप बुक्स को उठाइए और देखिए किस टॉपिक में ये है, कहां पर इसका उल्लेख है, और तब उसके बाद आपको लिखना है। इसी बहाने थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आपकी समझ डेवलप होगी। थोड़े समय के बाद हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे देंगे और बाद में विस्तार से इसी संवाद कार्यक्रम के अगले भाग में इसका उत्तर हम देंगे। थैंक यू वेरी मच।